चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक हम लोग क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स की बोल सकते हैं या स्पीड अप कोर्स की एक सीरीज शुरू करेंगे। क्विक रिवीजन के हिसाब से चलने वाला है। अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसको कवर अप करेंगे। जैसे हमारा आने वाला एग्जाम हो सकता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स है। इसके अतिरिक्त अगर आप छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो काम पे आएगा। यहाँ पे थ्योरी चलने वाला है। आज पहली क्लास है, उसमें पार्ट वन हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम लोग जाएंगे तो प्रीएम्बल से लेके पार्ट टू तक कवर अप करेंगे। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रस्तावना से लेके संविधान का भाग टू तक देखने वाले हैं। अब संविधान आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है ऑलरेडी। अगर बात करेंगे संविधान के बारे में ना, तो इसके पहले आपका संवैधानिक इतिहास आता है, संवैधानिक विकास आता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बट उस चीज को हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पाएंगे। वो एक्चुअल में याद करने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। और क्विक रिवीजन सीरीज रहने वाली है, जितना तेज हो सकता है हम लोग ये सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल क्या बोलता है, संविधान की प्रस्तावना क्या बोलती है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक बार रिकॉल कर लेना। जैसे आप बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आप बात करेंगे तो तिथि आ जाएगी अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो मार्गशीर्ष शुक्ल आपका मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा था, सप्तमी तिथि थी 2000 आपका 6 विक्रमी में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आपादित करते हैं। ओके, यही हमारी संविधान की प्रस्तावना है, या फिर आप बोल सकते हो उद्देश्य प्रस्ताव है। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे प्रीएम्बल, तो याद रखना ये उद्देश्य प्रस्ताव से आया था। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू। ओके, आप इसको बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। इसको बोलोगे ना आप तो संविधान में इसको अलग से शामिल किया गया था। ओके, जो मूल संविधान है ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, उस पे ये नहीं था। मतलब ये नहीं था, मतलब क्या है कि पहले नहीं डाला गया था, इसको बाद में डाला गया है। ऐसा नहीं है जो 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है 1949 वाला है उसी में है, बट इसको अलग से डाला गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डाला गया था। क्या क्या बात करता संविधान की प्रस्तावना, तो सबसे पहले बात करता है हम भारत के लोगों के बारे में। ये क्या बता रहा है कि जो संविधान को शक्ति मिलती है ना, वो शक्ति का स्रोत ही हम है। ओके, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन आप बोल दो, एक तरीके से भारत का संविधान है, उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो वी इंडियन पीपल, या फिर हम भारत के लोग हैं। ओके, इसके अलावा भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत की प्रकृति बताता है। भारत को कैसे बना रहे जी, ये बोलता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रभु, या अंग्रेजी में बोलेंगे सोवेरियन। ओके, समाजवादी मतलब सोशियलिस्ट हो गया। ओके, इसके बाद अगर बात करेंगे आपका पंथ निरपेक्ष हो गया सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक मतलब आपका हो गया डेमोक्रेटिक, और गणराज्य मतलब हो गया रिपब्लिक। तो हम लोग भारत को 5 तरीके से बना रहे हैं। क्या है, भारत के 5 गुण है। सबसे पहला आपका क्या है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है, अपने कोई भी मामले, चाहे वो आपके आंतरिक मामले हो या फिर आपके बाह्य मामले हो, मतलब इंटरनल मैटर्स या एक्सटर्नल मैटर्स, उस पे भारत खुद डिसीजन लेगा, किसी के प्रेशर पे नहीं आएगा। तो ये होता है सोवेरियन का मतलब। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं समाजवाद की। तो ये समाजवाद जो है ये थोड़ा सा अलग है। ओके, आप देखोगे तो समाजवाद मतलब आप ऐसे बोल सकते हो एक तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद की हम लोग बात करते हैं। फिर आता है क्या आपका सेक्युलर वर्ड आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, भारत का कोई अपना एक राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान तरीके से एक बराबर माना जाएगा। जैसे आपको कुछ देखने को मिलेंगे इस्लामिक स्टेट्स होते हैं। ओके, वहां पे अगर आप जाओगे उस राज्य का मतलब, जब हम संविधान की भाषा में बोलते हैं देश को राज्य बोलते हैं, एक जनरल आप समझना, वैसे बहुत डिफरेंट होता है, बट आप थोड़ा राज्य समझ के चलिएगा। तो जो भी राज्य होते हैं उनका कोई रिलीजन होता है। ओके, मतलब कोई अलग अलग देश अपना एक राष्ट्रीय धर्म बना लेते हैं। जैसे सपोज पाकिस्तान इस्लाम आ गया उनका। ओके, बांग्लादेश का अभी तक सेक्युलर था, बट बांग्लादेश बोल रहा हम इस सेक्युलर वर्ड को हटाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। और भी होते हैं लोकतंत्रात्मक, जहां पर सत्ता का प्रमुख क्या है, जनता के द्वारा चुना जाए। ओके, और गणराज्य मतलब होता है जो भी प्रमुख हेड आ रहा है वो किसी एक वंश का ना होगा, कोई भी बन जाएगा और एक टेन्योर के साथ आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को कैसे बना रहे हैं। अब नागरिकों को 3 चीज दी गई है।
न्याय, स्वतंत्रता, समता। ओके, तीन प्रकार के न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सब आपस में बराबर रहेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे आप बोलो लिंग के आधार पे, चाहे जन्म के आधार पे, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब क्या, ज्यादा अमीर गरीब के बीच भेदभाव ना रहे। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या होता है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सके, या हम अपनी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर कर सके। इसको अगर समझना है, थोड़ा सा आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए। ओके, नॉर्थ कोरिया में चुनाव की प्रणाली क्या है, वहां पे भी चुनाव होते हैं। ओके, प्रत्याशियों को, मतलब जो भी चुनाव करने के लिए वोट देने आते हैं, वोटर्स को आपका एक पेपर मिलता है, और वहां पे किसी भी प्रकार का ना सिक्रेसी नहीं है, गुप्त मतदान नहीं होता, ओपन होता है, सबका नाम लिखा रहता है। एक प्रत्याशी खड़ा है किम जोंग उन, अगर कोई उसके अगेंस्ट में खड़ा हो तो उसको गोली मार के निपटा देते हैं। ओके, शुरू में नहीं निपटाएंगे, बाद में निपटा देंगे। तभी वोट होता है, आपको केवल उसी को वोट देना है, किम जोंग उन को। अगर आप किसी दूसरे को दोगे तो बाद में आपको टॉर्चर किया जाएगा। तो अपने ऐसा नहीं है ना, अपने को राजनीतिक शक्ति मिल गई है। ओके, तो राजनीतिक न्याय हो गया। इसके बाद बात करेंगे, पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार करने की हमारे पास स्वतंत्रता, हम जो चाहे सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं। विश्वास करने की स्वतंत्रता है। धर्म पालन करने की और उपासना की स्वतंत्रता है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता की भी बात करता है। तो प्रस्तावना में मेनली ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना रहेगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को और दे दूंगा। ओके, इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए आज जो है हम एकत्र होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के अंतर्गत संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और आपका अंगीकृत करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहीं पे आपका दो केस हुए हैं। ओके, एक बेरूबाड़ी केस मिलेगा और एक केशवानंद भारती केस मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ था, क्वेश्चन ये हुआ था कि आपका संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, और क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं क्या। बेरूबाड़ी ने बोला नहीं कर सकते संशोधन, क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती ने बोला कर सकते हैं संशोधन, ध्यान रखिएगा। बट ये ध्यान रखना है, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। ओके, तो मूल ढांचे का सिद्धांत और संविधान की प्रस्तावना पर संशोधन की जो बात आती है, वो केशवानंद भारती केस से होती है। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसके अलावा ये वर्ड जोड़ा गया है, और अखंडता। ओके, तो ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए चीजें हैं। प्रस्तावना में ये बेसिक चीजें अपने को कम से कम ध्यान रखना रहेगा। ओके, प्रस्तावना में जो अलग अलग वर्ड है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग क्या बता रहा है। ओके, तो ये दो तीन चीजें बताता है जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, संविधान की वास्तविक सत्ता जो है जनता के हाथ में है। ओके, हम लोग ऐसा काम करते हैं, या हमारे जो संविधान बना है अल्टीमेटली जनता के पास में ही नींव है। जैसे मान लो अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मान लो जनता को लगता है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उनको सत्ता से हटा सकती है। तो वास्तविक सत्ता का स्रोत क्या है, आपका जनता के पास है। जनता अपनी पसंद का कोई भी नेता बना सकती है, और फिर उसके हिसाब से जो है वो नेता जो है वो बात करेगी। जैसे नरेंद्र मोदी आए तो बात किसकी हो रही है, हिंदुत्व की हो रही है, क्योंकि जनता चाहती है हिंदुत्व आगे बढ़े। ओके, मैं एक बेसिक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर सेक्युलर फीचर कहाँ गई, ये सारी चीजें कहाँ गई। वैसी अब मान लो कल को कांग्रेस आती है, वो शायद मुसलमानों की बात करे, कोई और पार्टी है क्रिश्चियनिटी की बात करे, तो हर एक पार्टी का अपना एक अलग होता है। वो कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना भाजपा वालों को क्या दिख रहा है कि जनता क्या चाहती है, हिंदुत्व की बात हो, जनता क्या चाहती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो। तो ऐसी चीजें चल रही है। जिस समय आप देखोगे तो अल्टीमेटली गोल क्या जनता के पास है। अगर किसी समय ऐसा होता है कि भाजपा जनता की चाहत से अलग काम करती है, सपोज यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं कि हिंदुत्व की बात हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, और नरेंद्र मोदी बोलते नहीं मुझको तो जॉर्जिया मेलोनी से शादी करनी है। ओके, इटली भारत एक साथ हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ भी बात करना शुरू कर देते हैं। लग रहा है कि नहीं अलग लीग पे जा रही है, तो वो दूसरे को बैठा देगी। तो वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, जनता के पास होती है। ओके, संविधान निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि है। मतलब जब भी बात आएगी मेन प्रतिनिधि कौन है, तो संविधान निर्माता रहेंगे। संविधान निर्माण जो है जनता की सहमति से ही स्वीकृत हुआ है। ये तीन पॉइंट अपने को ध्यान रखना रहेगा ट्री के हिसाब से। दूसरा जो चीज आती है वो आता है संप्रभु शब्द। ओके, संप्रभु शब्द का मतलब क्या है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर ना ही किसी और पर आपका निर्भर है डिसीजन लेने के लिए, और कोई भी आपका डोमेनियन भी नहीं है। मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखोगे ना डोमेनियन ऑफ रिपब्लिक या डेमोनियन ऑफ, इस तरीके से अलग अलग नाम आएंगे। हुआ क्या है, हम लोग जब ब्रिटेन के गुलाम थे एक तरीके से हम बोलेंगे, तो उनकी एक तरीके से हम लोग क्या थे, बस्ती थे। ओके, तो उस समय शासन तो राजा का चल रहा था यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से। आज भी कई ऐसे देश है जो अभी भी आप बोलोगे ना तो वो अपना राष्ट्रपति नहीं बनाते, प्रधानमंत्री वहां रहता है। जैसे सपोज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है,
वहां पे प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति नहीं रहता। वहां पे ब्रिटेन के राजा को भी राष्ट्रपति माना जाता है। तो वो डोमिनियन स्टेटस टाइप का है। जितने भी आपको कॉमनवेल्थ गेम्स दिखेंगे ना खेलते हुए, आप इंडिया और शायद पाकिस्तान को हटा दीजिएगा, बाकी सब कंट्री लगभग वैसी ही है। ओके, तो हम वैसे नहीं, हम संप्रभु है, अपना डिसीजन खुद से लेंगे। ओके, तीसरा आता समाजवादी। तो भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम लोग साम्यवादी समाजवाद की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका वो इकोनॉमिक टर्म में हो जाता है, बट अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो फिर आते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। सेक्युलर वर्ड होता है, यहाँ पे सभी धर्म समान है और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। जब मैं बात कर रहा था ना आप लोगों के लिए हिंदुत्व की सरकार, वो एक हम लोग थ्योरी बात कर रहे थे। ओके, थ्योरेटिकली मतलब एक तरीके से विचारधारा क्या चल रही है, बट अगर आप देखोगे ब्रॉडर लेवल पे या टॉप लेवल पे, सरकार का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता। सभी धर्म को सरकार एक बराबर समानता देती है, चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे और किसी धर्म की बात हो। जनरली जब हम लोग धर्म बोलते हैं तो चार ही समझ में आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बट एक्चुअल में यहाँ पे वर्ड आएगा पंथ निरपेक्ष। जो भी अलग अलग आपके जो धर्मों के अंदर भी पंथ है, जैसे हिंदू के अंदर वैष्णव है, फिर आपका शैव है, ऐसे मुसलमानों में अगर बात करोगे सिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, बरेलवी होते हैं, तो उनकी अलग अलग कुछ बुक्स रहती है, उनके हिसाब से वो लोग गाइड करते हैं अपने आप को, है ना। तो वो उससे भी हम अलग है। हमारे देश का कोई भी आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई धार्मिक बुक नहीं है। देश का भी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ओके, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है। फिर आते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है, तो अब्राहम लिंकन का याद रखिएगा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ओके, हमारे देश में लोकतंत्र है, मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर वंश का या किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी का शासन नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी सत्ता प्रमुख होता है वो जनता चुनती है। ओके, और जनता के हिसाब से ही आपका क्या होता है, सत्ताएं बदलती हैं। पर्टिकुलर हम एक टाइम के लिए आ रहे हैं, अभी मोदी जी है, कल को लोगों को राहुल गांधी पसंद है तो राहुल गांधी बनेंगे, परसों हो सकता है ममता बनर्जी पसंद है तो ममता बनर्जी बने। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लोकतंत्र है, जनता जो चाहेगी, जनता मतलब मेजोरिटी। अब ऐसा नहीं बोलना सर मेरे को तो राहुल गांधी पसंद था पर मोदी बने तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेजोरिटी की बात करते हैं। ओके, अधिकांश जनता या जिसके पास ज्यादा नंबर आएंगे लोकसभा में, उसी की सरकार बनती है, और यही है अपना लोकतंत्र। ओके, कहां से टापे हम लोगों ने इसको, ब्रिटेन से टापा है। ओके, दुनिया का अगर पुराना सबसे लोकतंत्र बोलेंगे तो सबसे पुराना अमेरिका है। ध्यान रखना, जब भी अमेरिका को कुछ करना रहता है वो बोल देता है कि इस देश को डेमोक्रेसी की जरूरत है। ओके, चलो इसके अलावा भारत जो है वो सबसे बड़ा है। ओके, सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको भारत देखने को मिलेगा। ओके, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये क्या होता है, तो इसको हमने फ्रांस से लिया है। देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, टॉप मोस्ट का, जैसे सपोज आपका राजा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वो किसी एक वंश का ना होकर आपका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ओके, इट कैन बी इलेक्टेड बाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई द पीपुल ऑफ इंडिया। ऐसे आप बोल सकते हो, वंशानुगत नहीं होगा, किसी डायनेस्टी का नहीं आएगा, एक निश्चित टेन्योर के लिए आएगा। जैसे अपने राष्ट्रपति कितने हैं, 5 साल के लिए आते हैं। याद रखना, अपनी सत्ता का प्रमुख हम लोग राष्ट्रपति को ही मानते हैं, प्रेसिडेंट को मानते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं लगा देना पीएम को। ओके, याद रखिएगा 1917 की रूसी क्रांति से हम लोगों ने लिया है क्या चीज को, न्याय को। ओके, न्याय हम लोग 3 प्रकार के देखते हैं। तो न्याय के अंदर अगर बात करोगे, पहला तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा फास्ट चलना है। ओके, फिर आते हैं स्वतंत्रता, इसको भी हम लोगों ने आपका लगभग एक्सप्लेन कर दिया है कि हम जो करना चाहे हम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करोगे, संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 ये मिलेगा। ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट की मे भी मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी ना तब मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं समता। समता भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बंधुत्व, भाईचारा, ये भी कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, ये सारे एकदम बेसिक बेसिक वर्ड हैं, वो आपको बन जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना रहेगा अगर आप थोड़ा सा करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मूल प्रस्तावना याद रखनी है। ओके, प्रस्तावना में क्या, तो सीक्वेंस वर्ड का। ओके, ये कई बार क्योंकि पूछा गया है, जैसे आपका आता है ना, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सारा। ओके, जिस प्रकार के न्याय मिले हैं, किस प्रकार का आपकी स्वतंत्रता मिली, किस प्रकार की समता है, वो ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड 2 केस हैं। ओके, वो 2 केस याद रखोगे। वैसे जब मैं उसमें पढ़ाया हूं, मैंने मेरे ख्याल से 4 केसेस पढ़ा है, बट मेनली 2 केस इंपॉर्टेंट है। वो 2 केस आपको याद रखना रहेगा, बेरूबाड़ी और केशवानंद भारती। इसके अलावा अगर हम लोग बात बोलेंगे तो शब्दों का अर्थ। ओके, शब्दों का अर्थ ये आप निकाल के रखेंगे, जो भी मैं 10 शब्द का अर्थ बता रहा था। और इसके अलावा एक काम आप और करेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड, वो आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, संविधान कब लागू हुआ ये भी बताता है, और आपका जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट समझ रहे हो ना, अमेंडमेंट मतलब आप क्या बोल सकते हो, संशोधन। 42वां संशोधन करके हमने प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े हैं, वो आपको ध्यान रखने रहेंगे। प्रस्तावना आपका लगभग खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो दूसरा चीज है, वो हम लोग संविधान के भाग पे जा रहे हैं। टोटल 22 भाग है, आज कम से कम 2 भाग करने वाले हैं। ओके,
जिसमें सबसे पहले आता है हम लोगों का भाग एक के अंतर्गत आपके 4 आर्टिकल है, ध्यान रखना। आर्टिकल 1 से 4 आपका क्या है, भाग एक है। भाग का नाम क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। ओके, नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है आर्टिकल एक। आर्टिकल एक हम लोग जनरली सोचते हैं कि एक ही चीज है, बट एक्चुअल में दो तीन चीज है। ओके, इसमें क्या बताया गया, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। ओके, आर्टिकल एक का पहला पॉइंट है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, इसको इंग्लिश में लिखता है इंडिया दैट इज भारत। ओके, ऐसे लिखेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, दो तीन चीजें समझ में आती केवल आर्टिकल एक के पहले पॉइंट से। पहला क्या, भारत का नाम। भारत का नाम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो भारत है, दूसरा इंडिया है। ओके, अब इसमें भी अलग अलग है। जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत का नाम आप बोल सकते हो भरत जी के आधार पर या भारत जी के आधार पर रखा गया है। इसके अलावा हमारे प्राचीन काल में महाभारत वगैरह में भी भारत का नाम भारतवर्ष था, तो उससे हमने डिराइव किया भारत। वहीं पे इंडिया की बात करेंगे तो आई थिंक ये यूनानी लोगों ने दिया था, जो आपका सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। इंडस रिवर बोलते हैं ना, इंडस रिवर के कारण आपका नाम पड़ा है इंडिया। ओके, भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या बोल रहा है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, राज्यों का एक संघ होना, मतलब अलग अलग राज्यों से मिलकर भारत बना है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संघ पावरफुल होगा। ओके, जो पॉइंट गड़बड़ होता है, जो कई नेता लोग भी पॉइंट आजकल गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे जो आपका सेंटर है वो पावरफुल होगा। सेंटर पावरफुल होगा मतलब क्या है, स्टेट्स जो है ना वो आपके अलग नहीं हो सकते। ठीक है, किसी स्टेट के पास भी अलग होने की शक्ति नहीं है। ओके, स्टेट अलग नहीं होंगे, जैसा कि अमेरिका में चाहे तो वो लोग कर सकते हैं, ब्रेग्जिट वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा भारत बना है। इवन राज्य खत्म हो सकते, संघ खत्म नहीं होगा, इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला गया है। दूसरा इसमें बताता है, जैसे हम लोग बोल रहे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, तो राज्य क्या है, सीमाएं क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। मतलब अगर आपको पता करना है, जब मैं बोलता हूँ इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, तो विच इज स्टेट एंड मतलब हम कह सकते हैं इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है। ओके, तो बाउंड्रीज कहाँ से पता चलेगी, स्टेट्स के नाम कहाँ से पता चलेंगे, या फिर यूनियन टेरिटरीज के नाम कहाँ से पता चलेंगे, तो वो आपको मिलेगा आर्टिकल, आपका आर्टिकल सॉरी शेड्यूल एक में। ओके, अनुसूची एक में दिया हुआ है। जिसके बाद तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होगा। जो शेड्यूल एक में पॉइंट है वो कहाँ कहाँ हो गए, तो आप बोलोगे सबसे पहले राज्यों के राज्य क्षेत्र। जैसे अपने अभी क्या है, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य, 28 स्टेट्स के नाम आपको आपके अनुसूची एक में मिलेंगे। ओके, इसके अलावा आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो भी समाविष्ट होंगे। कल को मान लो हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश में बहुत दिमाग खराब कर रहा है ना। ओके, बांग्लादेश को कब्जा लेते हैं, सपोज हम लोगों ने युद्ध किया बांग्लादेश से और बांग्लादेश को कब्जा लिया, तो वो भी भारत में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे भारत हो जाएगा। ओके, जो दूसरा आर्टिकल आता है वो आता है नए राज्यों का प्रवेश। तो यहीं से आप पकड़ना, ऐसा कोई भी राज्य क्षेत्र जो बाहर से अर्जित किया जाएगा, इसको हम आपका ले सकते हैं, अपने में समा सकते हैं। उसके लिए कौन कानून बनाएगा या कौन नियम बनाएगा, तो संसद बनाएगी। याद रखिएगा, किसी भी बाहर के राज्य को भारत में शामिल करना, अपने यहाँ इनकमिंग की सुविधा आउटगोइंग की नहीं है, मतलब हम शामिल करेंगे वापस नहीं देंगे। ओके, तो शामिल करने की बात आएगी वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। याद रखिएगा, ये संसद करेगी। ओके, इसी से रिलेटेड 2 का ए है, इसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। ये सिक्किम के लिए विशेष उपबंध का ध्यान रखिएगा। अगर बात करोगे 1975 में था, यहाँ पे आपको 2 अमेंडमेंट मिलेंगे, एक 35 है और एक 36 है, बट 36 वाला लेना है। 36वें संशोधन से सिक्किम को आपका शामिल किया गया, सिक्किम एक अलग देश था। ओके, फिर आते हैं आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना। सपोज अगर बात करो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाहर से मिलाना है, जैसे सपोज बांग्लादेश से मिलाना है, तो आर्टिकल 2 है। बट अगर मान लो मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकालना है, या छत्तीसगढ़ से मान लो एक अलग बस्तर राज्य बनाना है, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला के एक सेंटर स्टेट बनाना है, ऐसा कोई काम करना है, तब आर्टिकल 3 आता है। यहाँ पे भी शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास ही रहती है। ओके, संसद कानून बना के किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 से या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर, ओके, अथवा किसी राज्य क्षेत्र में किसी भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण कर सकती है। ओके, इसके अलावा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। सपोज आपको
मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बनाना है काट के, कौन सा, छत्तीसगढ़। ओके, और हम लोग कितना एरिया लेना चाहते हैं, मान लो 44% लेना चाहते हैं। ओके, एक नया राज्य बनाना है तो कैसे करेंगे, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसको बिल लाना पड़ेगा। बट बिल लाने के पहले, मतलब विधेयक लाने के पहले आपको प्रेसिडेंट या फिर आप बोल दो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ओके, तो राष्ट्रपति से सबसे पहले संसद को क्या लेना पड़ता है, अनुमति। ओके, अब राष्ट्रपति से क्या अनुमति ले रहे हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश से हमको एक नया राज्य बनाना है, छत्तीसगढ़। अब इसमें किसका हित मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश का। तो राष्ट्रपति मध्य प्रदेश से पूछेंगे। ओके, मतलब उनका विचार जानेंगे, पूछेंगे नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पे विचार जानेंगे, क्या आप सहमत हो, और बोलेंगे सपोज कि इस तारीख तक बताओ, जैसे मैंने बोल दिया 31 दिसंबर तक आप बताइए। ओके, कि आपको काम कर रहा है या नहीं करना है, मतलब इसके बारे में क्या आपका है। अब मान लो मध्य प्रदेश बताया तो ठीक, नहीं बताया तो भी ठीक है। अगर नहीं बताता डेट तक में, तो यहाँ पे संसद क्या करेगी, बिल ले आएगी। ओके, संसद क्या ले आएगी, विधेयक ले आएगी। अगर ये बोलता है कि मैं बता देता हूं बट मैं नहीं चाहता हूं मेरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसद तब भी विधेयक लेके आएगी। तो मेरा कहने का मतलब समझना, कभी भी किसी स्टेट को बनाना है, किसी राज्य से एक नए राज्य को बनाना है, तो जो भी संबंधित राज्य है, सबसे पहला ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की परमिशन से ही आएगा। ओके, राष्ट्रपति जब अनुमति देंगे तभी आप पेश कर सकते हो, पर बिल पेश करने के पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य को बोलेंगे विचार कर लो कि आप मुझको बताओ इतने तारीख तक में कि इस पे क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, हम अलग करना चाहते हैं, आपको होना चाहते हो कि नहीं। ओके, डेट देंगे। अगर आपने नियत डेट तक में दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया रिस्पॉन्स आपका, तो संसद बिल ले आएगी। ओके, अगर राष्ट्रपति चाहे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स के लिए डेट बढ़ा सकते हैं। सपोज जैसे मैंने बोला 31 दिसंबर है, उसकी जगह बोलेंगे चलो 5 जनवरी तक बताओ। ओके, तो डेट आगे कर सकते हैं राष्ट्रपति, उसका दिक्कत नहीं है। बट ऐसी कहीं पे भी पाबंदी नहीं कि कोई राज्य बोलता है कि मेरे को अलग नहीं होना है तो नहीं करेंगे, संसद तब भी कर सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आपका जैसे बिल आ जाएगा संसद में, तो यहाँ पे आपका सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत मतलब उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% प्लस 1 की वोटिंग से ये पास हो जाएगा और एक नया राज्य बन जाएगा। इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, मतलब नया राज्य बना सकते हैं। ओके, राज्य की सीमा बदल सकते हैं, सीमा के अलावा राज्य का नाम बदल सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ था, तो हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो पुनर्गठन किसका कर रहे थे, मध्य प्रदेश का। तो हमारा जो बना है वो बना है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से। ओके, और जिस साल आया था उस साल अपने को ध्यान रखना रहेगा। तो जैसे हमारा कब आया था, 2000 में, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से हम लोगों का छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। ओके, ये बेसिक चीज रहेगी जो समझने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जो भी आपका आर्टिकल 2 और 3 के लिए नियम बनाना है उसका प्रोसेस क्या है, तो ध्यान रखना एकदम बेसिक है। आर्टिकल 2 का जो प्रोसेस है, आर्टिकल 2 के तहत अगर आप शामिल कर रहे हो नए राज्य को, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ओके, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेसर के साथ जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जबकि हम लोग जब आर्टिकल 3 के तहत कोई राज्य बना रहे हैं, जैसे इनबिल्ट आपका राज्य है, ओके, बाउंड्री के अंदर ही है, जैसे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश से मान लो कोई और बनाते हैं इस तरीके का, तो यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काउंट नहीं करते हैं। ओके, तो ये 2 पॉइंट रहेंगे जो अपने को ध्यान रखना रहेगा। फिर हम लोग आते हैं संविधान का आपका भाग 2। ओके, भाग 2 आपका सिटीजनशिप से जो है एक तरीके से बात करता है। तो सिटीजनशिप में क्या है, तो आर्टिकल 5 बोलता है संविधान शुरू होने के पहले लोगों की नागरिकता। ओके, जिस समय हमारा देश संविधान लागू हो रहा था, 1949 की बात है, तो उस समय नागरिकता कैसे देंगे, तो इसमें बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत की सीमा के अंदर होगा वो भारत का नागरिक होगा, बस शर्त क्या है, आप वो भारत में जन्मे हो। और इसमें हम लोग डेट कौन सी लेते हैं, 1935, जो 1935 का अविभाजित भारत है। ओके, ध्यान रखना, अगर आप अविभाजित भारत में जन्मे हो तो आप भारत के नागरिक होगे, बस आपको संविधान लागू होने की डेट में भारत में होना है। ओके, अदरवाइज अगर आप नहीं जन्मे तो आपके मम्मी पापा या दादा दादी में से कोई एक जन्मा हो तो भी काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर वैसा भी नहीं होता है तो संविधान जिस समय शुरू हुआ था, मतलब अपना लागू हो रहा है, कम से कम 5 साल पहले तक आप जो है भारत के निवासी रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ओके, आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे हो उनको हम कैसे नागरिकता देंगे, तो यहाँ पे केवल अपने को एक डेट याद रखना रहता है, वो डेट क्या है, 19 जुलाई 1948। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर इंटर कर गए हो तो आप भारत के नागरिक हो गए। ओके, इसके बाद आपका है भारत से पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान गए, उसके बाद वापस पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं,
ये तो डायरेक्ट पाकिस्तान गए थे। कुछ लोग ऐसे भी तो रहे होंगे ना जो बोल रहे होंगे बंटवारा हुआ तो चलो पाकिस्तान देख के आते हैं, फिर पसंद नहीं आया तो भाग के आए। तो ऐसे लोगों के लिए अपने को डेट याद रखना पड़ेगा। आपको जो है इनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, बट आपको वो 1 मार्च 1947 के बाद होगा। ओके, याद रखिएगा, आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 के पहले पहुंच जाओ चलेगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर आप इससे लेट होते तो कम से कम 6 महीने तक आपको भारत रहना पड़ेगा, तब मिलेगा। ओके, आर्टिकल 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले जो नागरिक है, मतलब जो विदेशी है, उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, वो है आर्टिकल 9 है आपका नागरिकता का समाप्त होना। याद रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ देता है, ओके, या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 आपका बोलता है नागरिकता में बने रहना, मतलब अगर आप 9 वाला कांड नहीं करोगे आप नागरिकता में बने हो। और 11 बोलता है संसद में नागरिकता संबंधी शक्ति। ओके, संसद के पास नागरिकता से रिलेटेड जो भी शक्ति है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, छोटा सा काम हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, क्या नागरिकता से रिलेटेड और भाग 1 से रिलेटेड पूरा कर लेंगे। तो आर्टिकल 1 आपका था भारत अर्थात इंडिया वाला, है ना, मतलब जिसमें भारत का नाम बताता है। ओके, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और आर्टिकल 2 आपका क्या था, आर्टिकल 2 था नए राज्य का प्रवेश। ओके, नए राज्य का प्रवेश। आर्टिकल 3 था राज्य का पुनर्गठन। आप इसको एकदम बेसिक बोल सकते हो, राज्य का पुनर्गठन, हम किसी भी राज्य को पुनर्गठित कर सकते हैं। और 4 क्या था, 2-3 के लिए आपकी शर्तें। ओके, अब देखो 4 के पुनर्गठन में क्या है कि हम लोग राज्य का नाम बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं, ये सारी चीज कर सकते हैं। कल को अभी हमारे राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। ओके, कुछ समय बाद हम छत्तीसगढ़ का बंटवारा कर देते हैं, 3 स्टेट बांट देते हैं, 3 स्टेट बांट देते हैं। सरगुजा, ओके, एक पकड़ लो। एक हम लोग पकड़ लेते हैं बिलासपुर, और एक हम कर देते हैं बस्तर। ये 3 राज्य बना दिए। तो बताओ क्या छत्तीसगढ़ का नामो निशान बचा, नहीं बचा, है ना। तो हमारा राज्य विनाश हो सकता है, संघ नहीं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। ओके, याद रखिएगा, विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भाग 2 हमारा नागरिकता से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 था 26 नवंबर 1949 को हम कैसे नागरिकता दे रहे हैं वो। ओके, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 था जो पहले इंडिया से पाक चले गए, ओके, और उसके बाद वापस इंडिया आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता। आर्टिकल 8 था विदेशियों के लिए नागरिकता। ओके, आर्टिकल 9 था नागरिकता में समाप्त होना। आर्टिकल 9 ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, नागरिकता का समाप्त होना। तो नागरिकता का समाप्त होना क्या बोलता है, 18 साल से ऊपर, 18 प्लस कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर अपनी मर्जी से देश की नागरिकता छोड़ दे, क्या करे, नागरिकता का त्याग कर दे, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या अपनी पसंद से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो हमारे देश की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। यही है, अगर उसके कोई बच्चे हैं जो आपका 18 साल से कम है उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर 18 साल से ज्यादा तो नागरिकता बनी रहेगी। बट यहाँ पे ये नहीं पूछना कि सर उसकी पत्नी का क्या होगा। सपोज मान लो मैं 18 के ऊपर का हूँ, मैं शादी करता हूँ, मेरे बच्चे होते हैं और मैं आपका दूसरे देश की नागरिकता लेता हूँ, भारत की नागरिकता छोड़ देता हूँ, तो क्या मेरी पत्नी की छूटेगी क्या, इसका रिजल्ट नहीं है, इसका रिस्पॉन्स नहीं है अपने पास। बट ये है कि अगर मैं नागरिकता छोड़ता हूँ, सपोज, है ना, आर्टिकल 9 के थ्रू मेरी नागरिकता बर्खास्त करती है सरकार, तो मेरे साथ साथ जो मेरे नाबालिग बच्चे रहेंगे उनकी भी हो जाएगी। ओके, ये बेसिक चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा नागरिकता के बारे में। नागरिकता संबंधी नियम कौन सा है, तो 55 वाला चल रहा है। बेसिक बेसिक जो जो चीजें रिकॉल होते जाएंगे हम लोग उस पर काम करते जाएंगे। ओके, नागरिकता जो 1955 वाला है ये नागरिकता से रिलेटेड नियम बताते हैं कि कैसे आप नागरिकता ले सकते हो। तो हम लोग नागरिकता ले सकते हैं वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण, आपका देशीकरण, और इसके अलावा अर्जित क्षेत्र के आधार पर। वहीं पर नागरिकता छोड़ने की बात आएगी तो आप नागरिकता त्याग कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, या फिर नागरिकता से वंचित हम लोग कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा चीज आप लोग को नागरिकता में और क्या जानना है, तो अगर आप नागरिकता त्याग करना चाहते हो, ओके, आपने नागरिकता त्याग की, बट आपका राज्य, राज्य मतलब आपका क्या है, देश, है ना, अगर ये किसी वजह से युद्ध में अटका है या किसी वजह से व्यस्त है, तो वो आपकी इस नागरिकता को रद्द करने का फैसला कैंसिल कर सकता है। ओके, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना। अगर आपने नागरिकता छोड़ना चाहा है बट आप जिस देश में रहते हो, मतलब हम तो भारत की बात कर रहे हैं ना, ओके, और भारत किसी युद्ध में अटका या कुछ हो रहा है तो आपको नहीं मिलेगी नागरिक, मतलब आपकी नागरिकता नहीं छूटेगी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने नागरिकता प्राप्त की थी कैसे, देशीकरण से, ओके, अगर आप देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करते हो या पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करते हो और पता चलता है आपने जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी या झूठी जानकारी दी थी, या फिर आप शत्रु देश से संपर्क कर रहे हो, ओके, शत्रु से संपर्क करते हैं युद्ध के समय, तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये 2-3 चीजें जो है अपने को और अच्छे से जानना है। नागरिकता से रिलेटेड जो भी नियम बनाएगा संसद बनाएगी,
देश में नागरिकता हमारी कैसी होगी? एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? हम देश के नागरिक होते हैं, राज्य के नहीं। ओके, हमको सीधा सीधा हमको देश की नागरिकता मिलती है। जैसे हम अमेरिका टाइप का काम नहीं कर रहे हैं कि वो अमेरिका में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप, वहां पे आप जो हो देश के भी नागरिक हो और पर्टिकुलर एक स्टेट के भी नागरिक हो। तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगा। जितना शॉर्ट हो सकता है हम लोगों ने किया है, जितने भी एग्जाम पॉइंट है कवर अप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सारी वीडियो अच्छी लगेगी तो बताइएगा। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्रीलिम शक्ति हमारा बैच है। ओके, इस बैच का अभी प्राइस चल रहा है वो 1499 है मात्र। इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? तो 2 साल की क्लास रिकॉर्डिंग है। ओके, क्लास रिकॉर्डिंग को ऐसा वैसा नहीं समझना, इससे लास्ट ईयर ही जो है ना, लास्ट ईयर हमारे 75 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, इसके अलावा आपका 2 साल का टेस्ट सीरीज है। ओके, इसके अतिरिक्त अगर आप बात करोगे, इसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी। तो जो भी चीजें आपको चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलती हैं। कहीं पे भी आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो 1499 कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं होता है। अगर आप बोलोगे एक महीना, अगर आप मतलब एक तरीके से आप बजट निकालोगे ना, और एक महीना अगर आप किसी के साथ घूमने जाते हो, महीना भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब अगर आप मान लो 2 से 3 बार किसी के साथ घूमने जाते हो, दोस्त के साथ या फिर किसी और के साथ, मम्मी पापा के साथ, और बाहर खाना खाते हो, है ना, ये 1 या 2 बार का बिल बनता है। आपका पूरा जो साल 2 साल का तैयारी है वो इतने में हो रहा है। जो ऑलरेडी 25,000 30,000 40,000 की कोर्सेज है वो अवेलेबल रहेगा। 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप लेते हो, एट लीस्ट इस साल के प्रीलिम्स तक आपका कोर्स कहीं नहीं जाएगा। इस चीज का रहेगा। जो भी कोर्स लेंगे बता दीजिएगा। कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप कमेंट करिए, वीडियो के बारे में और बताइए, और कौन से सब्जेक्ट का लेके आना है। हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग सीरीज के लेके आएंगे। ओके, चलिए अभी की क्लास में कवर अप करते हैं। थैंक यू।